हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं और प्रत्येक प्रश्नों को सरल, सार्थक और लॉजिकल रूप से उत्तर देने के लिए उपस्थित हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखें कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। बोलिए, इस प्रश्न का भी उत्तर देने में किसी विद्यार्थी को कठिनाई हुई होगी। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत है ना। अरावली पर्वत जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। अवशिष्ट पर्वत को प्राचीन, अवशिष्ट पर्वत को प्राचीन मुर्दार पर्वत, प्राचीन मुर्दार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय ये विश्व की सबसे नवीनतम, ये सबसे नवीनतम पर्वत है। तो पश्चिमी घाट जो है वह भरनसोत या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है ना। तो अब है क्यों कोई नहीं कराता, इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा निधि जी। मैं इतना ही करूंगा कि भाई जो प्रश्न आपके सामने है मैं उसको सरल, सार्थक, तार्किक रूप में रखेंगे। हाँ, आप ये तुलना भले कर सकते हैं कि भाई मैडम अच्छा पढ़ाई या सर अच्छा पढ़ाएं, और यदि मेरी पढ़ाई में कहीं आपको कठिनाई दिखे कि व्याख्या कम हुई है, कम एक्सप्लेन किए हैं, तो आप अपना समस्या सामने रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर मैडम से 21 न तो कम से कम 19 सिद्ध ना हो। जो मेरे पास है उसको मैं ईमानदारी पूर्वक आपके सामने रखने का प्रयत्न करेंगे। तो अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है, जिसकी सर्वोच्च शिखर का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो 1722 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र हो जाता है। भारत का पूर्वी भाग पर म्यांमार की सीमा, आप देखिए पूर्वी भाग है करने में पर्वत का नाम बताइए। पूर्वी भाग का है पूर्वोत्तर भारत में। अब यहां पर देखो क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड तो कोई पर्वत है ही नहीं, उत्तर होगा हिमाचल। हिमाचल तो आपका भारत के उत्तरी भाग में है, बोलिए क्या होगा। तो आप क्या है, पूर्वांचल, पूर्व। तो म्यांमार, अब म्यांमार की सीमा मिलती है एक तरफ जहां चीन से, दूसरी तरफ उसकी सीमा मिलती है म्यांमार क्या कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार की सीमा, अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार और चीन दोनों की सीमा आपस में मिल जाती है। उसे पूर्वांचल पर्वत के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल पर्वत के क्षेत्र में नागा पर्वत, लुसाई पर्वत, पटकोई पर्वत, और यदि हम म्यांमार की बात करें तो आराकानयोमा पर्वत, आराकान योमा पर्वत। तो आराकान योमा पर्वत ये म्यांमार में है। नागा पर्वत, लुसाई पर्वत, पटकोई पर्वत ये पूर्वांचल में है और ये सीमा को निर्धारित करती है। जंगली बकरी, जंगली बकरी जो है लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी बकरी के बाल से, इसी बकरी के बाल से पश्मीना साल, पश्मीना साल बनाया जाता है। एक पश्मीना साल को बनाने में, एक पश्मीना साल को बनाने में एक व्यक्ति यदि काम करे तो लगभग 250 घंटा का समय लगता है। पश्मीना का बकरी का बाल कितनी पतली होती है कि आप अपने सर का एक बाल, आपके मानव के सर का एक बाल और इस बकरी के सर का 6 बाल, दोनों की मोटाई एक बराबर होती है। इतना पश्मीना साल गर्म होता है कि यदि आप 6 स्वेटर पहनते हैं और एक पश्मीना साल, उसकी वैल्यू बराबर होती है। अब देखो ये 5000 किलोमीटर गिरबन, गिरबन तो कहाँ हो गया, गुजरात का है, जो शेर के लिए तो मैदानी क्षेत्र खत्म हो गया। प्रायद्वीपीय क्षेत्र, वहां 5000 मीटर कोई ऊंचाई जगह नहीं है। और प्रायद्वीप की सबसे ऊंची जगह कौन है,
अनामुडी जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। बोलो, ये विकल्प खत्म हो गया, आपके सामने क्या बचा? एकमात्र तो क्षेत्र बचा। जंगली बकरी तेंदुए जो है हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। यदि इस प्रकार से प्रश्न को छांटकर बनाओगे तो उत्तर गलत होने की संभावना रहेगी। विशाल बसंती, डीएस मुकेश, है ना। ओपन के वर्गीकरण में एएस, एएस क्या होता है? एएस होता है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय जलवायु, तो वह एएस के भाग में बांटा। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है कि शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। गर्मी तो गर्मी रहती है, गर्मी और शीत ऋतु में वर्षा होती है। अब बोलिए, शीत ऋतु में वर्षा नवंबर दिसंबर में वर्षा कहाँ होती है? नवंबर दिसंबर में वर्षा कहाँ होती है? बोलिए, कोरोमंडल तट पर। तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी वर्षा होती है। तो क्या हो जाता है? कोरोमंडल तट, तमिलनाडु का तट, है ना। अंडमान निकोबार केरल, यहाँ जो वर्षा होती है वो तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। सासाराम से प्रणाम, आज लाइव देखने का मौका मिला, चलिए धन्यवाद। गर्म रेगिस्तान था, उनके चारों ओर पवन की धूल बनने वाली मृदा, मृदा मतलब मिट्टी। गर्म रेगिस्तान के क्षेत्र में जो मिट्टी, 500 मिट्टी, तो ये आपका जिसमें जल धारण करने की क्षमता होती है, खत्म हो गई तो जलोढ़ मिट्टी का भाग हो जाता है, बलुई मिट्टी। और लोयस का मृदा क्या कहते? लोयस का मैदान, नदी के द्वारा निर्मित मैदान को जलोढ़ मैदान कहते हैं, जलोढ़ मैदान। और मरुस्थल के मैदान को बोलते हैं लोयस मैदान, अर्थात जब वह बाहर जो है उसका जाकर। आज ये है सर, बोलिए विशाल जी क्या कहना है? कोई प्रॉब्लम विशाल जी, कोई समस्या समझने में, समझाने में? यदि कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो लगे तो आप जरूर रखें। काटो और जलाओ, काटो और जलाओ को क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। नंबर 1, काटो और जलाओ को क्या बोलते हैं? झूम कृषि, झूम कृषि। इसमें क्या होता है? जंगलों में आग लगा देते हैं, कृषि भूमि के रूप में बदलते हैं, उर्वरता खत्म होती है, तो फिर अब जंगल ज्यादा कहाँ मिलता है? पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में जो है। कल का नहीं है, ये क्या है भाई? विशाल स्टूडेंट, आज ये है, कल का नहीं है भाई। मैं तो समझा नहीं, थोड़ी सी और स्पष्ट करो विशाल बाबू। तो झूम कृषि ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है, अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। 7.10 कल का नहीं है, मैंने समझा भाई 7.10 कल का नहीं है। वह रहा जहां विश्व में थोरियम, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? केरला के क्षेत्र में, जो अरब सागर के तट पर अवस्थित है। तो उसके रेत में, उसके अरब सागर के रेत में थोरियम का विशाल भंडार है। यूरेनियम की तरह थोरियम से भी बिजली को तैयार किया जा सकता है। ठीक है, अभी हमारे पास उतनी बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं प्राप्त हो पाई है, उसे तैयार कर सकते हैं। कर्नाटक के क्षेत्र में सबसे अधिक कहवा कॉफी होती है। तो आंध्र प्रदेश को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बिरयानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र आंध्र प्रदेश का। अंडा का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में होता है। कौन सी जनजाति हिमालय के ऋतुइक घुमंतु पशुपालक जनजाति? हिमालय के क्षेत्र की जनजाति है, घुमंतु है, जहां वह ठंडा के दिन में वह नीचे मैदानी भाग में उतर आता है और गर्मी में फिर से पर्वत पर चढ़ जाता है। अब देखो क्या पूछ रहा है? हिमालय। अब टोडा जनजाति, आप सभी पद को पता होगा कि टोडा जनजाति तमिलनाडु का नीलगिरी, तमिलनाडु का नीलगिरी के क्षेत्र में टोडा जनजाति पाया जाता है। तो हिमालय का तो ये तो नहीं है, तो एक उत्तर तो खत्म हो गया। यानी जब भी चलिए, ये तो आपका नहीं है, तो ये तो स्पष्ट है कि नहीं है। बकरवाल और गद्दी, बकरवाल कहाँ है? बकरवाल देखो जम्मू कश्मीर का
और गद्दी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का। दोनों हिमालय के क्षेत्र का होता है, दोनों का दोनों। प्ले लिस्ट में कभी कभी नहीं दिखता है, ठीक है। ये समस्या मैं तकनीकी टीम तक पहुंचा दूंगा। और निधि कुमारी जी, अब अन्न के बारे को पता नहीं, मैं आज पढ़ा रहा हूं, तो आप ये बताएं कि आज जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप वहां पर अपनी बात रखें। नदी कहाँ से निकलती है, इसके बारे में क्वेश्चन है। नदी, कौन नदी कहाँ से निकलती है, इससे जुड़ा हुआ आपके सामने क्वेश्चन है। सतलज नदी राकसताल झील तिब्बत कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत अर्थात चीन भी कह सकते हैं। सिंधु नदी बोखर चूहिम, ये भी तिब्बत से निकलती है। शारदा मिलम हिम नदी, ये नेपाल से निकलती है। इससे शारदा को ही काली नदी के नाम से जानते हैं। तिस्ता कंचनजंगा के छे से लगभग यह भूटान से निकलने वाली नदी है। 1 2 3 4 कहीं विकल्प में है, 1 2 3 4 उत्तर सी है। सिंधु नदी मूलतः पाकिस्तान के क्षेत्र की है ना। सतलज सिंधु की सहायक नदी के मुख्य भाग में आ जाता है। शारदा भारत और नेपाल के बीच कहीं कहीं सीमा के क्षेत्र में विवाद बनी हुई है। तिस्ता जो है यह ब्रह्मपुत्र की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी में से एक शामिल है। उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम में चलने वाली चिनुक, चिनुक कहाँ चलती है? रॉकी पर्वत के सहारे। रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। रॉकी पर्वत कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका का पर्वत है, उत्तरी यूएसए का पर्वत है। तो ये तो आपका खत्म हो गया। ये गर्म पवन है जो कि पर्वतीय सहारे चलता है। इसे हिमभक्षी पवन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हिमभक्षी पवन के वो बिलजोर। ये साइबेरिया के क्षेत्र में चलने वाली, साइबेरिया के क्षेत्र में चलने वाली जो है ठंडी पवन है। ये जो है ठंडी पवन है। 2 विकल्प खत्म हो गया। भारत में लू, ऐसे भी सब लोग पता है इसको, भारत में लू बोलते हैं। मधुबनी से कौन हो? चलो ये बताओ कि मधुबनी पेंटिंग की क्या विशेषता होती है? ठीक है, इंडिया यादव जी, मधुबनी पेंटिंग की बताओ विशेषता। ऐसी एक विशेषता बतलाओ मधुबनी पेंटिंग की। विशेषता बतलाते ही ज्ञात हो जाए कि मधुबनी पेंटिंग ही है, कोई भी उसको देख करके पहचान ले, वैसी विशेषता बतलाओ। मधुबनी का बड़ा तुमको प्रेम है तो। पश्चिम से पूरब चलना है। पूरब मतलब किधर जाना हमको है? पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय, मिजोरम की तरफ चलना है। अब देखो, अब यहां पर आप पर्वत को देखो। मैकाल पर्वत कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पर्वत है छत्तीसगढ़ में। महादेव सतपुरा पर्वत है मध्य प्रदेश में। छोटा नागपुर पर्वत है झारखंड में। यही तो पर्वत का क्षेत्र है। अब इसी पर्वत से आप निकालो उत्तर। देखो कितना सटीकता के साथ आपका उत्तर निकलना शुरू हो जाएगा। उत्तर निकालिए। सतपुरा मध्य प्रदेश, महादेव मध्य प्रदेश, मैकाल छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर झारखंड, ये उत्तर हो जाएगा। यहां देखो पहले छत्तीसगढ़ आ गया, ये नहीं होगा। यहां पहले छत्तीसगढ़ है, नहीं होगा। तो ये छत्तीसगढ़ और उत्तर का देना आपको है। अरे बाबू, चावल की गोली से तो ये कैसे पता कि चावल से बना या रंग से बना? कुछ ऐसी विशेषता बतलाओ कि देखते के साथ कह दे कि हाँ मधुबनी पेंटिंग है। चावल के गोली से पेंट तो जो है उसको बोलते हैं अरिपन बोलते हैं। वो तो चावल से गोली जो बनाते हो पूजा से, वो तो अरिपन हो गया। जो पूजा के अवसर पर बनाते हैं या दीपावली के अवसर पर बनाते हैं तो अरिपन हो गया। भित्ति चित्र बताओ, पट चित्र को बतलाओ। चित्र का 3 रूप होता है। एक अरिपन हुआ, एक भित्ति चित्र हुआ दीवार पर बना, एक पट चित्र हुआ जो बना कपड़ा पर। हम मधुबनी के नए हैं। कॉमन पेपर का 299 रुपया माँ फीस रखा गया है। सेशन 8 की शुरुआत हो रही है। तो यदि आप इच्छुक हैं पढ़ने को, समझने को, जानने को, नॉलेज प्राप्त करने को, तो आइए प्लेटफॉर्म बाय नवीन सिंह के मंच से आपको राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार रूप है। अब देखो प्लीस्टोसिन क्या होता है? इसे नवीन युग के नाम से जानते हैं। नवीन
युग के नाम से। अभिनव जमाव, धीरे धीरे क्रमिक रूप से वो चट्टान टूट टूट करके जमाव होता चला गया, तो उसे कहा गया अभिनव जमाव। एक लगभग कितना हो जाता है, 2.6 मिलियन वर्ष से लेकर के 11,700 वर्ष तक का जो घटनाक्रम है उसे प्लीस्टोनिक या अभिनव जमाव के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का मरुस्थल जो है वही अरावली पर्वत जो कभी ये मुर्दार पर्वत था, अपरदित होकर के धीरे धीरे उसका भाग जो है छोटा होता चला गया और बाहर में जाकर के परत दर परत जम गया। विशाल स्टूडेंट, मधुबनी जिला से हूं। बताओ बाबू, मधुबनी पेंटिंग की विशेषता। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है। कौन सी नदी पर है? तो बराही नदी। कौन सी नदी है? बराही नदी। ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर ऊंचाई हो जाती है। नदी का नाम है बराही नदी। जलप्रपात किसको कहते हैं? तो नदी के अपर्दन से, नदी के अपर्दन से बनने वाली नदी की युवावस्था में अपर्दन से बनने वाली एक इकाई होती है जो नदी पर्वत को यहाँ पर इस रूप में सीधे इस रूप में नदी गिरती है जो लगातार पीछे की ओर खिसकती चल जाती है। मुंबई की मीठी अवयव सब झील जो है, तुलसी झील, पोवई झील, बिहार झील, दोनों में तीनों का तीनों में मुंबई में ही है। मीठी नदी निकलती है बिहार झील और पवई झील, दोनों झील का जल से निकलती है मीठी नदी जो मात्र 18 किलोमीटर लंबी है। बी और सी दोनों सही है, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर देना होगा। नदी का कोई न कोई, जैसे कि मानसरोवर उसके बगल के झील से निकलती है आपका सिंधु सतलज है ना, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी आपका ये नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से, है ना। झील में नदी गिरती भी है, नदी निकलती भी है। आप लोग तो उत्तर दिए नहीं, मैं बताऊं। पूजा सिंह, मधुबनी पेंटिंग, तो लगता है पूजा सिंह शायद आप एक लड़की हैं, और मधुबनी पेंटिंग तो लड़कियों का ही पेंटिंग है, महिलाओं की पेंटिंग है। पीढ़ी दर पीढ़ी माँ से बच्ची तक वह योग्यता पहुंचता है जेनेटिक गुण के रूप में। मधुबनी पेंटिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का एक ही आंख दिखता है। मधुबनी पेंटिंग में स्त्री और पुरुष दोनों का दो आंख जो है नहीं पूरा दिखता है। जब भी बनाया जाता है तो एक ही आंख उसको में दिखाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग की यही मूल विशेषता है। ठीक है, कुछ लोग दोनों बना देते हैं, अलग बात है, लेकिन उसकी मुख्य विशेषता है कि जितने भी फिगर में स्त्री पुरुष की है उसमें एक ही आंख दिखता है। दूसरा, पेंटिंग में क्या करते हैं कि यदि कहीं खाली स्थान नहीं छोड़ते हैं, जो खाली स्थान है वहां पर कुछ फूल पत्ती बना देते हैं। ये दो विशेषता है कि देखते के साथ बता देंगे कि भाई एक ही आंख वाला मधुबनी पेंटिंग है। पेंटिंग में कोई स्थान खाली नहीं, हर जगह भरा हुआ है, तो मधुबनी पेंटिंग। वो तो बाद में हुआ कि आप कैसे बनाए, प्राकृतिक रंग से बनाए, महिला बनाए, तो कुछ ऐसी विशेषता। तो मधुबनी पेंटिंग मधुबनी जिला से हैं, तो कुछ तो वैसा विशेषता भैया बताओ, अपने अपने जिला की विशेषता को तो बतलाओ। प्रवेश करने वाली पश्चिम विक्षोभ से वर्षा होती है। पश्चिम विक्षोभ से वर्षा होती है। कब वर्षा होती है? दिसंबर जनवरी में वर्षा होती है। कहां वर्षा होती है? उत्तर भारत में वर्षा होती है। जिसका लाभ क्या मिलता है? रबी फसल को लाभ मिलता है। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र, भूमध्य सागर में उठने वाला पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है यहाँ शीतकाल में
वर्षा होती है, हो सकता है। और हमको लगा कि आप मधुबनी पेंटिंग के बारे में बोल रहे तो शायद आप वहीं के हों, है ना। अब देखिए मैंने जो बताया यदि उसको आप देखिएगा, बता दीजिएगा कि हाँ इसकी ये विशेषता है देखने के बाद। प्रवाल, प्रवाल किसको कहते हैं? प्रवाल कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बना होता है, जिसका शरीर जब पूरा चिकना होता है, इसी के मरने के बाद वो जो उसका जो कंकाल होता है वो कठोर रूप धारण कर लेता है, और वही प्रवाल भित्ति। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? प्रशांत महासागर में। किस तट पर? ऑस्ट्रेलिया तट पर अवस्थित है। बात सही है। भारत में भी लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति का है। प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति में 27 से 32 डिग्री से टेम्परेचर चाहिए। यहाँ तुलनात्मक रूप से जल जो है शुद्ध होनी चाहिए। वहां का जमीन जो है, पानी जो है उथला होना चाहिए। पोल्ट्री का गैस शुरू होगा, देखिए शुरू होने की संभावना है। सर पोल्ट्री हिस्ट्री इसके बाद होगा। मैं तो पोल्ट्री करा दूंगा, ज्योग्राफी के बाद में पोल्ट्री करा दूंगा। हिस्ट्री का पता नहीं क्या है। ज्योग्राफी के बाद में हिस्ट्री करा दूंगा, ये ज्योग्राफी के बाद पोल्ट्री करा देंगे। नजका प्लेट जो है दक्षिण अमेरिका से, नजका प्लेट जो है दक्षिण अमेरिका के प्लेट से टकराया, और नजका प्लेट जो है ये क्या हुआ है, ये दक्षिण अमेरिका नजका प्लेट अंदर धंस गया। तो ये बीच का भाग ऊपर उठ गया। उसी से एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिकी प्लेट से नजका प्लेट टकराया, और नजका प्लेट अंदर धंस गया। तो बीच का भाग जिसे कि आपका है ना अंगारा लाइन और गोंडवाना लाइन टकराया, तो हिमालय पर्वत। तो नजका लैंड जो है दक्षिण अमेरिका के प्लेट से टकराया, और टकरा करके जो ऊपर उठ गया तो वह हो गया आपका बन गया क्या? एंडीज पर्वत, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत है। तो दक्षिण अमेरिका के और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, प्रशांत महासागर के नीचे का भाग है, नीचे था, टकरा गया अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका से, तो वो भाग ऊपर उठ गया और वही बन गया एंडीज पर्वत, जो 7,000 किलोमीटर लंबा, दुनिया का सबसे लंबा। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। उत्तरी अफ्रीका और मिस्र में कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है। मरुस्थल जहां 20 सेंटीमीटर वार्षिक से भी 20 सेंटीमीटर वार्षिक से कम वर्षा होती हो। समान अवस्था में यदि हम देखते हैं तो महाद्वीप के पश्चिम में 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच अधिकांशतः मरुस्थल पाया जाता है। महाद्वीप के पश्चिम में 15 से 30 डिग्री के क्षेत्र में विश्व का अधिकांश मरुस्थल पाया जाता है। यूरोप महादेश में एक भी मरुस्थल नहीं है। भारत में सबसे पहला सफल जौ इस्पात कारखाना रहा, जो तो सबसे लगाया गया था 1870 में, वो कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया, लेकिन वह असफल रहा। उसके बाद 1907 में जमशेदजी टाटा ने साक्षी में स्थापित किए, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग रहा। उसके बाद फिर 1919 में इसको पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया, वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में। बोकारो स्टील प्लांट जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के क्षेत्र में ये सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है ना। हमको ज्योग्राफी जो है अंकित वर्मा, पूजा सिंह, बसंती कुमारी, श्वेता दुबे कहाँ है भाई? हमको लगता है कि बड़ा ज्योग्राफी सबसे आसान पेपर है, पोल्ट्री से भी आसान पेपर। अब तो हम ज्यादा इसको पढ़ाए नहीं, एक्सप्लेन तो दूसरा दिन ले रहे हैं। मुझे लगता है कि बड़ा ही आसान पेपर है ये पूजा शर्मा। ज्योग्राफी
सबसे आसान पेपर मुझे लगता है। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जो है कहां पर है? तो जोजिला दर्रा लद्दाख के क्षेत्र में है। जब लद्दाख में है तो अरुणाचल प्रदेश ये उत्तर में, ये पूरब में, तो ये तो होगा नहीं। चंबा, चंबा जो है ये हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में है। चंबा जो है हिमाचल, तो ये विकल्प होगा। तो क्या श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। लद्दाख का हिस्सा लेह होता है। कितने सिंपल तरीके से, बड़ा ही आसान सा विषय लगता है कि पॉलिटी से भी बहुत आसान है, ज्यादा समय भी नहीं लगता है। उतना भी नहीं है सर जी। अरे पता नहीं भाई, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित कहां वर्षा? ग्रीष्मकालीन, अभी का जो वर्षा हो रही है वो वर्तमान जो वर्षा वो हो गया ग्रीष्मकालीन वर्षा। ये वर्षा कहाँ होती है? बोलिए। ये वर्षा सबसे पहले केरला के तट पर, सबसे पहले केरल में लगभग 1 जून को मानसून, नंबर तो पहले आ गया, 1 जून को मानसून की शुरुआत होती है। ये इस मानसून को क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। सबसे पहले केरला, उसके बाद देखिए बगल में बंबई से लेकर के अन्य जगह वर्षा होती है। तो दक्षिण पूर्वी कहाँ वर्षा होती है? यह देना कि पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, इसमें जो वर्षा होती है वो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में वर्षा होती है। क्या बोले हैं भाई? आपको देखिए मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं तो पॉलिटी भी आपने देखा है पूजा शर्मा जी, पॉलिटी का भी एक्सप्लेन करता हूं, आज हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी कर रहा हूं। अब दोनों के क्षेत्र में आप देखें कि कितना हमको लगता है हमको पढ़ाना तो बड़ा आसान सा बुझा रहा है ये। तो इसमें तो कुल अधिकांश स्टैटिक जीके का है, हाँ रटने वाला थोड़ा ज्यादा है। उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून कहाँ वर्षा होती? पश्चिमी घाट में तो वर्षा होती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में भी जो वर्षा होती है तो ग्रीष्मकालीन मानसून से ही वर्षा होती है। हमारे यहाँ जो वर्षा हो रही है वो क्या है? दक्षिण पूर्वी छोर टिप पर नहीं। लेकिन जब ये दोनों सही है तब उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में। पश्चिमी घाट में तो वर्षा होवे करती है, भारत में पूछ रहा है, तो पश्चिम घाट में भी होती है, उत्तर पश्चिम भारत में भी होती है। जितनी वर्षा जो उत्तर भारत में होती है तो उसी से वर्षा होती है। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया का ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। भूकंप का नाम कोई बिलीबिली नहीं है। उच्च ज्वार, ज्वार क्या कहते हैं? सागर जल का ऊपर उठना, सागर जल का ऊपर उठना ज्वार, ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। प्रोफेसर मरे ने यह सिद्धांत दिया है। ज्वार भाटा को सबसे अधिक चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटा को प्रभावित करता है। मानचित्र पर पर्वत को भूरा रंग से, पठार को पीला रंग से, जलभाग को नीला रंग से, मैदान वन क्षेत्र को हरा रंग से। बस चारे को तो रंग याद करना है। पर्वत है तो भूरा रंग से है, जल है तो नीला रंग से है, वन है तो हरा रंग से, पठार तो पीला। क्या पूछता है? नीला रंग मतलब जलीय भाग, नीला रंग मतलब जलीय भाग। तिलहन की फसल, इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, प्रसाधन के रूप में करते हैं। उत्तर में खरीफ, दक्षिण में रबी के मौसम में इसे प्रयोग में लाते हैं। एकदम सही है, ए और बी दोनों सही है। तिलहन में क्या हो गया? सरसों राई वगैरह तिलहन के क्षेत्र में आता है। हम लोग उसको कब लगाते हैं? नवंबर दिसंबर में लगाते हैं। यहाँ ठंडा होता है और वहाँ चूंकि उसमें वहाँ वर्षा होती है, इसको कम वर्षा चाहिए। तमिलनाडु के क्षेत्र में तो लगता है जनवरी फरवरी के क्षेत्र में वहां लगता है। वायुमंडलीय ओजोन की परत में किसकी बनी होती है? ओजोन परत क्या है? ये देखिए हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का पहला भाग जो होता है वो क्षोभ मंडल है। औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है। उसके बाद का जो मंडल है वो है कौन है? समताप मंडल, 50 किलोमीटर।
इसके बीच का जो होता है 20 से लेकर 30 किलोमीटर। ओजोन परत, इसमें क्या होता है, ओजोन परत में ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है। ये हमारे जीवन के लिए बड़ा लाभदायक मंडल है, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर है मध्य मंडल, इसके ऊपर आयन मंडल, और तब सबसे ऊपर है बाह्य मंडल, है ना। तो ऑक्सीजन के पराबैंगनी किरण की क्रिया, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, पराबैंगनी किरण का वो अवशोषण करता है। तो उत्तर हो गया ए। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के क्षेत्र में, पृथ्वी का भी, चलिए मैं दिखला रहा था, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे ऊपर का जो भाग हो गया, ये हो गया क्षोभ मंडल, जो कि औसत ऊंचाई इसकी होती है 14 किलोमीटर। इसे मौसमी मंडल, परिवर्तनकारी मंडल, परिवर्तनकारी मंडल कहते हैं। इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। इसी मंडल में बादल का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान सब आता है। उसके बाद है समताप मंडल, समताप सालों भर तापमान बराबर हो 50 किलोमीटर के रेंज में, जिसमें 20 से 30 में ओजोन परत बीच में के क्षेत्र में पाया जाता है। वायुयान चलाने का सबसे, उसके बाद ये है मध्य मंडल, 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई मोटाई होती है, ये सबसे ठंडा मंडल होता है। उसके बाद 640 किलोमीटर की जो रेंज है वह है आयन मंडल, ये सबसे गर्म, या इसे ताप मंडल के नाम से सबसे गर्म मंडल होता है। इसमें आयनिक किरण पाई जाती है। यही किरण के कारण जो है आप घर बैठे यहां से पढ़ रहे हैं। और उसके ऊपर आयतन मंडल, तो सबसे पहले क्षोभ समताप हो गया। ये तो कितना सिंपल तरीके से उत्तर देना है। जहाज कौन से मंडल में चलता है, जहाज चलता है समताप मंडल में, जहां सालों भर तापमान एक समान हो, जहां सालों भर तापमान एक समान हो, उसमें जहाज चलाया जाता है। उसी में ओजोन मंडल पाया जाता है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है। इस आयन मंडल के कारण दूरसंचार के क्षेत्र में इतनी क्रांति संभव हो सकी, क्योंकि जो हम बोले ये आयन मंडल से टकरा कर लौटा और वह आपके मोबाइल तक पहुंचा। किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ, म्यांमार की सीमा हमारे किस राज्य से मिलती है? म्यांमार के साथ यदि हम अपनी सीमा को देखें, भारत का 4 राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। तो वो राज्य कौन कौन है? वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जो विकल्प में चलिए नहीं है। उसके बाद है मिजोरम, वो भी विकल्प में नहीं है। असम से हमारी सीमा नहीं मिलती है। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। और कुल सीमा जो है लगभग 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से भी मिलती है ना। व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप कहाँ है? ये द्वीप उड़ीसा में है, जहां से प्रक्षेपास्त्र का परिक्षेपण होता है। सतीश धवन द्वीप कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में। इसका नाम था पहले श्रीहरिकोटा द्वीप, जहां से अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपग्रह का परीक्षण किया जाता है। यहाँ प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया जाता है, उसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। और सतीश धवन का नाम हरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश में है। अब विक्रम साराभाई ये हो गया त्रिवेंद्रम के क्षेत्र में, केरला में, त्रिवेंद्रम के क्षेत्र में केरला में। सबसे बड़ा गैरान वन मैंग्रोव वन गंगा ब्रह्मपुत्र
के डेल्टा के क्षेत्र में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का जो वन है वो दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टाई वन है मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन दलदली क्षेत्र में जहां सागर का खारा पानी और नदी का ताजा पानी मिलती है तो वो है सुंदरवन। अल्पाइन वन को क्या बोलते हैं? इसे टैगा वन, इसे टैगा वन। अल्पाइन वन को और क्या बोलते हैं? इसे टैगा वन के अलावा टुंड्रा वन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शंकु आकार का होता है जिससे लुगदी तैयार होती है। अफ्रीकी वन, ये अफ्रीका में जहां पर तो अलग अलग में, अफ्रीका में पर्णपाती वन भी है, अफ्रीका में वो सदाबहार वन भी आता है। पानी का कोई भी रूप जो बादल से, तो क्या है देखो, प्रेसिपिटेशन मतलब होता है वर्षा। अब अंग्रेजी रूप दे दिया, वर्षा की बूंद के रूप में वो पानी हमारे पास नीचे आती है। पानी का 3 रूप होता है, ठोस, द्रव और गैस। पानी जल संरक्षण, न तो पानी का निर्माण की जा सकती है, न ही पानी का समाप्त किया जा सकता है। राजपुर नहर जो है कोसी प्लस मेची नदी को मिलाने के क्षेत्र में इस नहर का प्रयोग करना है। कोसी नदी से जुड़ा हुआ राजपुर नहर का जो क्षेत्र होता है, और इसकी ये निकलता कहाँ है? करमचट बांध, करमचट बांध से इसे निकाला जाता है। पूर्वी कोसी, इसे पूर्वी कोसी बांध के नाम से भी जानते हैं, और जिसकी लंबाई लगभग 43 किलोमीटर हो जाती है। सोन नदी से जो है उससे औरंगाबाद के क्षेत्र में, गंडक से जो चंपारण के क्षेत्र में, कोसी से मधेपुरा सुपौल के क्षेत्र में। 5160 से S8 लाइव टेस्ट सीजन 6 बिहार शिक्षक भर्ती 40 सामाजिक विज्ञान 10 सेट बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपके सामने लाइव टेस्ट उपरांत असीमित बार टेस्ट दे सकते हैं। कड़ाई कोनाल यह एक जो है हिल स्टेशन है जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, तो पलानी पहाड़ी के क्षेत्र में। इलायची की पहाड़ी को ही कई बार आप देखें कार्डमम की पहाड़ी केरला में है। नीलगिरी पहाड़ी क्या विशेषता है? नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी घाट को नीलगिरी आपस में जोड़ देती है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी डोडा बेचा, ऊंचाई है 2637 मीटर। कड़ाई कनाल महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता देशांतर का फैलाव क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। अब देखो देशांतर रेखा कैसी होती है? ये रेखा देशांतर रेखा होती है। ये रेखा जो हुआ देशांतर रेखा होती है। यहां शुरू होता है 0 और ये होता है 180। पूछ रहा है कहां? भारत का सबसे पश्चिम। अब नक्शा पर आप देखते हो तो ये होता है उत्तर, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। तो पश्चिम का इधर होगा। भारत का फैलाव 68-60 से 97-25, तो 68-60 सबसे पश्चिम होगा और 97-25 क्या होगा? पूर्व होगा। ये होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 68-60। बोलो अब इसमें दिक्कत होगा? जब इस प्रकार से आप उसको बनाएंगे, समझ कर बनाएंगे पूरे कंसेप्ट से, बोलिए उत्तर देने में कदापि किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो सकती है? नहीं, दिक्कत होना चाहिए। इसी प्रकार सोच समझ कर बनाना है, फिगर के माध्यम से बनाना है। कौन पूर्व कौन पश्चिम होगा, जब ये आप नक्शा ग्लोब इसको खींच लिए तब उत्तर देने में कदापि कठिनाई नहीं होगी। और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ये क्या होता है? ये होता है अक्षांश रेखा। इसमें उत्तर, यहां पर भी देखो ये 0 है, ये 90 है, अर्थात नीचे का भाग जो है जो संख्या कम रहेगा।
सर कॉमन पेपर का डिस्कशन नहीं होता है बाबू। कॉमन सबसे पहले तो हमने कॉमन पेपर ही पढ़ाया। अब देखिए तो 5:10 से हम कॉमन पेपर शुरू किए हैं। रवि सुमन जी आप निकालिए, मोबाइल पर खोजिए। पौधे और पशु किस जाति में, जहां पर देखो ऐसे भी देखो, जब वर्षा होती है भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु बरसात में कहां कहां से उत्पन्न हो जाते हैं। तो जहां पर गर्मी, जहां पर गर्म जलवायु रहेगा, जहां पर वर्षा अधिक होगी, जरा किताबी भाषा में जहां उष्ण जलवायु हो, जहां आर्द्र ऋतु हो, वहां पर ज्यादा होगा। ठंडा में तो ऐसे देखो घर में लगाया हुआ तुलसी का पेड़ सूख जाता है, ठंडा में देखो कितने पेड़ जो है सो पाला मार देता है। तो जहां पर वर्षा ज्यादा होगी, अब वर्षा ज्यादा कहाँ होती है, तो विषुवत रेखीय प्रदेश में सालों भर 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण 365 दिन वर्षा होती है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलेंगे जैव विविधता घटेगी, और ध्रुव से जब हम विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे जैव विविधता बढ़ेगी। जहां वर्षा ज्यादा होगा क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, वर्षा वन। उष्ण है, गर्म है, आर्द्र है। इसे सदाबहार वन के नाम से भी जानते हैं, इसे सदाबहार वन के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? अब भारत के क्षेत्र में देखें तो भारत के क्षेत्र में पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी भाग, है ना, यहाँ पर ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विश्व में अमेजन घाटी क्षेत्र में। और किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात अधिक है? अब केरला में देखो 1000 लड़का है, 1084 लड़की है। केरला में लड़का किसी की तुलना में लड़की की संख्या ज्यादा है। और आइए तमिलनाडु में 996 लड़की है 1000 पर, कर्नाटक में 973 है, और भारत में 943 है। भारत में 943 है, बिहार में 918 है। तो अनुपात सबसे ज्यादा कहाँ है? 1000 पुरुष की तुलना में स्त्री की संख्या केरला में है। एक के राज्य है जहां पर ज्यादा है। बिहार में खाली गोपालगंज में ज्यादा है। 49वीं समानांतर उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया का कौन है? 38वीं समानांतर। अमेरिका कनाडा उत्तरी दक्षिण वियतनाम का है 17वीं समानांतर। भारत पाकिस्तान का है 24वीं समानांतर। भारत पाकिस्तान का 24वीं समानांतर। ग्रीष्मकालीन मानसून से कहां वर्षा? ग्रीष्मकालीन मानसून। फिर तो क्वेश्चन वही आ गया। चलो जो उत्तर लगा रहा है पश्चिमी से, तो यहां भी होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच, अरावली कहां है? राजस्थान। विंध्याचल चलो ऐसे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, एमपी से यूपी तक। राजस्थान और एमपी के बीच में कर्नाटक आवेगा? नहीं। छोटा नागपुर झारखंड आएगा? नहीं। मालवा, मालवा क्या हो गया? मध्य प्रदेश। मालवा मतलब क्या हो गया? उज्जैन। क्या है देखिए तो कितना सिंपल है बाबू। इसी प्रकार से सोचकर, विकल्प को परीक्षण कर, विकल्प को तोड़कर उत्तर दीजिए। उत्तर देने में कदापि कठिनाई नहीं होगी, केवल सही ही उत्तर होगा। खनिज का जमाव, खनिज जमाव। अब देखो आग्नेय चट्टान क्या पढ़ते हो कि मैग्मा के जम जाने से, मैग्मा के जम जाने से जो चट्टान बनता है वो आग्नेय ज्योग्राफी। बस अंतिम क्वेश्चन मैं शुरू करेंगे। तो मैग्मा के जम जाने से बनता है। मैग्मा के जब बन गया तो खनिज का जमाव कहां से होगा? वो तो सीधा लिक्विड से जब ठोस रूप में आ गया तो होगा नहीं। रूपांतरित, तो ये तो क्या है, एक रूप से दूसरा रूप में बदल गया तो कैसे हो गया? अवसादी जहां परत दर परत, परत दर परत लाखों वर्षों में जमता है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान कौन है? कोयला, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जिप्सम। इसे जैविक चट्टान, इसे क्या बोलते हैं?
इसे जैविक या जीवाश्म चट्टान के नाम से भी जानते हैं। और आपका शायद अंतिम क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर। भारत बांग्लादेश की सीमा, भारत में सबसे लंबी सीमा भारत और बांग्लादेश की सीमा ही है, 4096 किलोमीटर उसकी सीमा मिलती है बांग्लादेश से। चलिए, तमाम प्रश्न को मैंने सरलता के साथ कोशिश किया कि सटीकता, एक्यूरेसी, सरल, सार्थक, लॉजिकल रूप में आपके सामने रखें। अब कितना सफल रहे ये तो आपको तय करना है। क्या कहीं कोई कठिनाई, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या को सामने रख सकते हैं। चलिए, पूजा शर्मा, आप तो लगातार पोल्ट्री में कंटिन्यू बनी रहती है। बसंती कुमारी, आप भी रहते हैं बने हुए कंटिन्यूटी के साथ। गुड़िया कुमारी भी बनी रहती है। हम लोग यहीं पर इसी सेट को फिर आगे चलिए कंटिन्यू हम भी बने हुए हैं। अब फिर से आते हैं, पोल्ट्री की शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी के बाद पोल्ट्री को देखते हैं। नहीं पूजा जी, ये तो निर्णय लेना मैनेजमेंट का काम है, मेरा काम नहीं है। ये सब तो काम मैनेजमेंट का है, तो उस पर निर्णय मैं तो नहीं ले सकता हूं। आइए अब हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को पलटे। ये पोल्ट्री के पदानुक्रमण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा सही नहीं है? नहीं है, सही नहीं है ना। यह प्राधिकार के पदानुक्रमण, अर्थात पदानुक्रमण पहले देखिए क्या हो गया, सबसे नंबर 1 राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री, तब राज्यों का राज्यपाल, राज्यों का राज्यपाल। ये हमारे पदानुक्रमण है। ये क्या होता है? ये प्राधिकार के प्रत्यायोजित की सुविधा प्रदान करता है। बोलिए हाँ या ना। पॉलिटिकल कब होगा? आपके पास तुरंत आपके सामने पॉलिटिकल, देरी कहाँ हम कर रहे हैं। एक खत्म हुआ दूसरा शुरू है, एक खत्म है दूसरा शुरू है, लगातार है बाबू। आपको समय जाया नहीं जाएगा, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऊपर से नीचे तक है, ये क्या है? ऊपर से नीचे तक यह समन्वय, तो क्या यह श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को रोकता है? कोई श्रेष्ठ और कौन सा ही नहीं है, ये तो बना हुआ है अधीनस्थ संबंध है, क्योंकि राष्ट्रपति से नीचे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नीचे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये तो संबंध है अधीनस्थ का। कतई नहीं है तो गलत हो गया। सभ्यताओं का संघर्ष, सभ्यता के बीच संघर्ष सदैव होता रहता है। ये विचार किनका है? ये विचार जो है सैमुअल हटिंगटन का है, सैमुअल हटिंगटन का विचार है। अब सभ्यता का संघर्ष है तो आर्थिक उसमें कहां से आएगा? सभ्यता का संघर्ष है तो वैचारिक कहां से आएगा? तो क्या होगा? सभ्यता और संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या करते हैं? सभ्यता और संस्कृति का। तो कितना देखिए, तो थोड़ा सा सोचिए, सभ्यता संस्कृति, उत्तर आपका मिल गया। रजनी कोठारी, रजनी कोठारी अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में या देखिए क्या बोलते हैं, जाति का उसमें होता है। जाति, पूरा जाति जो है सो किसी खास के नाम पर इकट्ठा होता है, चुनाव में भाग लेकर के अपने उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करता है। तो उसके बहाने सब लोग चुनावी राजनीति में शामिल हो जाते हैं। चुनावी राजनीति में अपनी अपनी जाति को, तो कहीं न कहीं हमारी जाति संगठन जो है वह लोकतांत्रिक राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जाति के आधार पर वोट देते हैं तो लोकतंत्र को कमजोर, लेकिन जाति के आधार पर संगठन हुआ और सब लोग चुनाव की राजनीति में आए, उससे जाने समझे परखे तो उसका लाभ भी प्राप्त होता है। जाति की पारंपरिक संस्था आधुनिक लोकतंत्र राजनीति कोई स्थान नहीं, अभी भी स्थान बना हुआ है। हम लोग जाति के आधार पर टिकट देते, जाति के आधार पर वोट मिलती है। उत्तर आपका ए हो गया। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक, चलिए ये पुस्तक के लेखक है प्रताप भानु मेहता। बर्डन कभी जो है ये बर्डन हो नहीं सकता है, इसमें लोकतंत्र की, इसमें क्या है
लोकतंत्र की चुनौतियां, लोकतंत्र की चुनौतियां और उसकी संभावना, और उसकी संभावना पर प्रकाश डाला गया। क्या चुनौतियां हैं और क्या उसका भविष्य में संभावना हो सकती है, उस पर इसमें विचार रखा गया है। कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध है? न्याय और समानता, बोलिए। आदर्शवादी तो हम सपने में रहते हैं, आ ले के चलूं तुझे कैसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, जहां दुख भी न हो, सिर्फ प्यार ही प्यार पले। वो आदर्शवादी जब कोई लड़का लड़की से प्रेम कर लेता है ना, प्रेमी प्रेमिका के रूप में किसी रेस्टोरेंट में मिलता है, किसी पार्क में मिलता है, तो वहां देखो जीवन की कितनी आदर्शवादी है। हम पूरे वेल मेंटेन में आए हैं, जीवन में बस सिर्फ पॉजिटिव विचार है। वही जब पति पत्नी बन तो कहते ये तुम में ये नहीं था, अब घर में आप देखते हैं, चलिए वो हाफ पेट में बैठा हुआ है, वहां तो आप एकदम पूरे मेंटेन रूप में देखते हैं और समस्या उत्पन्न होती है। तो वो हुआ सपनों, जब आप पार्क में बैठते हैं और रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे होते हैं तो वो आदर्श हुआ, और जब पति पत्नी के रूप में घर में आते हैं तो यथार्थ हुआ, आदर्श खत्म हो जाती है। बड़ा ही आसान होता है सपनों से खेलना, और बड़ा ही कठिन होता है हकीकतों को झेलना। जब साथ आते हैं तब जो है सो वहां तो एक पक्षीय होता है, और यहाँ दूसरा पक्ष गुण और गुस्सा भी देखते हैं, क्रोध भी देखते हैं, प्रेम भी देखते हैं, वहां तो केवल प्रेम का भाव देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अंतर होता है। तो आदर्शवादी तो न्याय और समानता की बात क्या करेंगे भाई। बहुलवादी, बहुलवादी मतलब समाज में जो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग सबको हिस्सेदारी मिले, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समाजवाद। समाजवाद आप ऐसे ही पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो कहां से दिए हैं? रूस से। रूस में समाजवादी व्यवस्था है। यदि ये लाइन याद है, ये दिमाग में बातें हैं, पर आसानी से उत्तर दे दोगे। अनुमानित व्यय, अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम रूप से, अग्रिम एडवांस, और केवल व्यय का, आय का जगह नहीं है। वोट ऑन अकाउंट इसे बोलते हैं लेखानुदान। लेखानुदान इसका उल्लेख है संविधान का अनुच्छेद 116 में। कहता है कि यदि बजट क्योंकि जब तक बजट पास नहीं हो तब तक संचित निधि से धन नहीं निकाल सकते हैं। तो कहता है जब तक बजट पास नहीं हो तब तक के खर्च के, तब तक के खर्च के, तब तक के खर्च को पूरा करने के लिए जब अग्रिम एडवांस धन की मांग की जाती है, हमें तब तक का खर्च को पूरा करने को दिया जाए जब तक कि बजट को स्वीकृति नहीं प्राप्त हो जाती है। केवल व्यय, कोई नई योजना नहीं, केवल प्रशासनिक व्यय को पूरा करने एडवांस दें, क्योंकि बजट पास नहीं हुआ है, और जब तक बजट पास नहीं हुआ है, हम संसद की अनुमति नहीं मिली है, तो संचित निधि से धन की निकासी नहीं कर सकते हैं। उसे ही वोट ऑफ अकाउंट या लेखानुदान के नाम से जानते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्राचीन भारतीय ग्रंथ इस महत्वपूर्ण, कौटिल्य कहीं भी स्वप्न का बात नहीं किया। राज को कैसे मजबूत करना है, रुचकर वह है जो प्रजा को लगे, न कि रुचकर वह है जो राजा को लगे। ये केवल यथार्थ की बात करता है, सप्तांग सिद्धांत की बात करता है कि राज के लिए 7 अंग होनी चाहिए। कहीं भी वह आदर्शवादी सपनों से नहीं खेलता था, राज की हकीकत का वो सामना करता था। वो जो है कौन देता है सिद्धांत? तो आदर्शवादी सिद्धांत तो हो नहीं सकती है, क्योंकि वो आदर्श से उसका सरोकार नहीं है। वो हकीकत में एक महामंत्री के रूप में वो कार्य कर रहा होता है। वह जो है एक महामंत्री के रूप में कार्य कर रहा होता है, तो सपनों से नहीं बल्कि हकीकतों का सामना करता है। वो है यथार्थवादी विचारधारा। किताब लिखा अर्थशास्त्र, मौर्य प्रशासन में क्या यथार्थ की घटनाएं थी, उसने उसको दोहराया है, उसने उसको लिखा है। राज की सुरक्षा कैसे हो सकती है, उसको उसने लिखा है। आदर्शवादी कौन है? आदर्शवादी हमारे हीगल है। आदर्शवादी कौन है? आदर्शवादी प्लेटो है। ये सब आदर्शवादी है। नव यथार्थवाद, नव यथार्थवाद के जन्मदाता कौन है? बोलिए। नव यथार्थवाद ये सब पॉलिटिकल का एक थ्योरी है। तो नव यथार्थवाद
यहाँ पर तो यही केनेथ बोल्टेज है। इसका क्या संबंध, इसका है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से हम संबंध को स्थापित करें, संरचनात्मक यथार्थवाद के रूप में काम करें। संरचनात्मक यथार्थवाद तो सिद्धांत के प्रणेता है केनेथ बोल्टेज, कि किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हमें अपने देश का पक्ष रखना होता है, कैसे हमें परस्पर लाभ पर काम करना होता है। यथार्थवाद, नव यथार्थवाद। निम्नलिखित में से किसने बार बार इस बात पर जोर दिया कि समाजवाद और राष्ट्रवाद की एक नई एकता। देखो, समाजवाद और राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का कौन होता है, नाजीवादी, फांसीवादी, ये जो है राष्ट्रवाद पर जोर देते हैं। लेनिन ये तो केवल समाजवाद की बात करते हैं। समानता, रूस, ये रूस के हैं। 1917 में इनके द्वारा ही रूस में बॉलशेविक क्रांति आई। ये तो केवल समानता और न्याय पर बात करते हैं, समानता और न्याय की। राष्ट्रवाद का यहाँ कोई जगह नहीं है। तो क्या होगा, एडोल्फ हिटलर तो पूरा का पूरा जो है राष्ट्रवाद पर ही था कि हम अपने राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र की पहचान, राष्ट्र के सम्मान को वापस लेंगे, जो कि वर्साय की संधि के द्वारा छीन लिया गया है। हम अपने राष्ट्र को उस यथार्थ पर वापस लाएंगे जो हमारा था। लोकतंत्र के तत्कालीन विश्व में कमजोरी के बारे में कौन सा कथन सही है। लोकतांत्रिक शासन में निर्णय लेने एवं उनको कार्य रूप में समय लगता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, बहुलवाद की बात होती। तो निर्णय लेने में क्या, सरकार को निर्णय लेने में कठिनाइयां होती है, देर होता है। और गठबंधन में तो और देर होता है, गठबंधन में तो और देर होता है ना। ये तो लाइन सही है। 120 का यदि हम देखें, लाइन नंबर 1 तो जो है सो पूर्णतः, लेकिन आगे देखना पड़ेगा फिर इसमें आगे क्या क्या लाइन है। ये तो सही है। अधिकांशतः लोकतांत्रिक शासन को अनैतिक एवं शक्तिहीन बनाते हैं, एकदम बनाते हैं। तो केवल अपना लाभ, अपनी हानि पर, क्षेत्रीय हित, राष्ट्रीय हित पर। और जो क्षेत्रीय पार्टी होते हैं, नीतीश कुमार को केवल बिहार देखना है, राष्ट्र नहीं देखना है। ममता बनर्जी केवल बंगाल देखना है। राष्ट्रीय हित की अनदेखी हो जाती है। उपयुक्त में क्या करना है, उपयुक्त में से एक से अधिक तीनों का तीनों है, यहाँ केवल एकक दे रहा है। लोकतंत्र की कमजोरी है। लोकतंत्र, हाँ एक लोकतंत्र में काम, निर्णय देर में होता है लेकिन सही होता है, निर्णय देर में होता है लेकिन सही होता है। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब आया, 1942 में आया। इसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक, अग्रिम भुगतान का चेक कहते हुए अस्वीकार कर दिया। संविधान सभा प्रांतीय विधानसभा के साथ भारतीय रियासत को नामित नहीं, नया संविधान स्वीकार करने के लिए हाँ ये दिया कि जो स्वीकार करना चाहे स्वीकार करें, अर्थात भारत में ये फूट डालने का काम किया था कि जिसको मन है वो स्वीकार करें, ना मन है तो स्वीकार नहीं करें। इंग्लैंड के साथ वो अलग से वो काम कर सकते हैं। ये था विचार किसका, क्रिप्स मिशन का, 1942 में आया था। इसलिए महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हुए अस्वीकार कर दिया। भारतीय संविधान में एवं उसकी प्रस्तावना के संदर्भ में अधोलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई उसकी व्याख्या मूल अधिकार राज्य का नीति निषेध सिद्धांत में है। प्रस्तावना में है कि नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय मिले, तो राज्य का नीति निषेध तत्व में है। प्रस्तावना में है स्वतंत्रता 5 प्रकार की मिले, तो स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में है, एकदम सही है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। तो स्वतंत्रता दिया गया मौलिक अधिकार में, न्याय दिया गया राज्य का नीति निषेध तत्व में। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। हाँ तुरंत खत्म कर रहे हैं। उपयुक्त में से क्या करना होगा, 1 2 4 1 2 1 2 4 समाजवादी, मौलिक कर्तव्य विचार रूस से, इसका कोई प्रस्तावना से कोई संबंध है नहीं। 1 2 3 अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक, 1 2 3 अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक देना होगा। कथन 1, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होते हैं एकदम
परोक्षतः अर्थात अप्रत्यक्ष तरीके से, क्योंकि भारत में संसदीय गणतंत्र प्रणाली है। यदि राष्ट्रपति को भी जनता निर्वाचित करे, प्रधानमंत्री को भी निर्वाचित करे, जाहिर सी बात है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में टकरार होगा, इसलिए एक को प्रत्यक्ष एक को अप्रत्यक्ष दिया गया। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। मूल अधिकार के भारत के संविधान में कौन सा भाग मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 48 को घोषणा किया, और इसका पूरा प्रभाव जो है हमारे पड़ता है उद्देशिका में पड़ता है, राज्य का नीति तत्व में। और मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया 1976 में, तो उसमें भी कहीं न कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के इस प्रभाव को शामिल था। मौलिक अधिकार क्या कहता है उसमें? मानव अधिकार तो पूरा का पूरा मानव अधिकार की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, न्याय की बात करता है, नागरिकों का कर्तव्य की बात करता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। ये मूल अधिकार है, सांविधिक अधिकार नहीं, मूल अधिकार है। राज्य का नीति तत्व में क्या है? अनुच्छेद 45 में है कि राज्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, 6 से 14 21A में जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष पर्यायवाची शब्द में प्रयोग होता है। यदि पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं है तो धर्मनिरपेक्ष उत्तर हो जाता है। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो किन लाभ का हकदार हो जाता है? अल्पसंख्यक अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग है जो भाषा और धर्म के आधार पर हो सकता है। ऐसे संविधान में उसकी व्याख्या नहीं की गई है, संविधान में व्याख्या नहीं की गई है। तो इसमें क्या कहता है? यह संप्रदाय समुदाय शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और अनुच्छेद 30 के आधार पर मिल जाता है। तो में उस संप्रदाय के प्रतिनिधि को लोकसभा में कोई अल्पसंख्यक का मनोनयन नहीं होता है। हाँ, प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट जो 2006 में मनमोहन सिंह काल में शुरू किया गया था, उसका लाभ मिल जाता है। 1 और 3 अर्थात आंसर। आपको पता है कि 2005 में सच्चर आयोग का गठन किया गया था अल्पसंख्यकों के जांच के लिए, और उसके सुझाव पर उसे 15 पॉइंट पर दिया गया। उन्हें सुविधा मिलेगी शिक्षा के क्षेत्र में, उनको सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, उसमें सभी को इसमें शामिल किया गया था। कानून लागू करने में कोई विधान किसी कार्यपालक प्रशासनिक अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। और तो अनियंत्रित 28 क्या कहता है? 28 तो कहता है कि सार्वजनिक स्कूल में, जहां सरकारी स्कूल है, सार्वजनिक स्कूल में किसी धर्म की पढ़ाई नहीं होगी, तो इसमें तो कोई संबंध है नहीं है। 32 तो संवैधानिक उपचार, ये कहता है विधि के समक्ष समानता, और उसको दिए है कि आप अपने मन से शासन कीजिए। तो जब शासन करेंगे तो विधि की समानता का उल्लंघन होगा न। तो देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत है। भारत में एकता, प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य 51 में ए में पहला नंबर पर क्या है? पहला नंबर पर है भारत का संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। ये नंबर 1 पर है। यहां पूछ रहा है राष्ट्र की एकता और अखंडता। नंबर 2 पर क्या कहता है? नंबर 2 पर कहता है राष्ट्रगान से संबंध में नंबर 2 जो आपके सामने है वो क्या कहता है कि भारत में सभी नागरिक संविधान के मूल ये स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श की भावना को बनाए रखे। नंबर 2 पॉइंट है। नंबर 3 पॉइंट जो है वही है राष्ट्र की एकता अखंडता को सुरक्षित रखें। नंबर 4 है राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण को भी न्यौछावर करने को तैयार रहें। कौन सा युग में सही सुनित नहीं है? न्यायपालिका कार्यपालिका पृथकीकरण 50 सही है। अनुसूचित जाति जनजाति की शैक्षणिक
आर्थिक अभिवृद्धि सही है। सहकारी समिति 43A में नहीं 43B में है और इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तो ये सही मिला हुआ नहीं है, बाकी सही मिला हुआ है। 128 का सी होगा, 128 का सी होगा। सी तो हम दिए हैं, तीसरा देवे किए हैं। उपराष्ट्रपति के पद पर राधा कृष्णन तो आपको पता ही है कि 1952 से लेकर 1962 तक ये उपराष्ट्रपति रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है 1962 से 67 तक उपराष्ट्रपति और फिर 67 से 69 तक राष्ट्रपति। आइए 62 से 67 तक। नीलम संजीव रेड्डी जो एकमात्र राष्ट्रपति रहे जो निर्विरोध चुने गए, ये कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं थे। लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे और राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति का स्वविवेक की शक्ति है, जहां किसी की सलाह पर नहीं, मंत्री परिषद की नियुक्ति 75 एक प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। विधेयक पर आपत्ति सहित वापस, अनुच्छेद 111 उनका अपना विवेक पर है। विधेयक को रोक कर पॉकेट बीटू, क्षमा प्रदान करना अनुच्छेद 72 उनका विवेकाधिकार होता है। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना नहीं, अनुच्छेद 108 सरकार की मर्जी पर। अनुच्छेद 86 संदेश भेजना सरकार की इच्छा पर। न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 या 217 कोलेजियम के सिफारिश पर। 2, 3, 4 कहीं है? 2, 3, 6 नहीं, 2, 3 नहीं, ये दोनों एक ही आ गया। 2, 3, 4 अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। नीचे दिए गए कथन भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा नहीं, अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा राज्यसभा नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्य का संघीय मंत्री है। आपका निर्मला सीतारमण राज्यसभा के हैं, मनमोहन सिंह राज्यसभा के थे, नरेंद्र मोदी लोकसभा। ये सही है, ऐसा है, एक गलत है, आर सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के दोनों राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के आधार पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित या केवल निर्वाचित कीजिए, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य के विधानसभा के निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए हैं। निर्वाचन विधानसभा में जितनी अधिक सीटें होती उस राज्य का एमएलए का वोट, ऐसा कुछ नहीं, जनसंख्या पर होता है। एक वोट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एक विधायक का मत मूल्य बराबर राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो एक लाइन गलत है, एक नंबर सही है, केवल एक सही है। संसद में विधायन प्रस्ताव के पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, अर्थात राष्ट्रपति की स्वीकृति से विधेयक रखा जाएगा। एक नवीन राज्य का अनुच्छेद 3 स्पष्ट रूप से लिखता है कि नया राज्य के निर्माण के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना होगा पहले। अनुच्छेद कराधान विधेयक अनुच्छेद 117 में स्पष्ट लिखता है जिस विधेयक में कर लगाने का प्रावधान हो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के लोकसभा में नहीं रखा जा सकता है। राज्य की सीमा में फेरबदल, ये भी अनुच्छेद 3 के आधार पर राष्ट्रपति की अनुमति से। धन विधेयक अनुच्छेद 110 राष्ट्रपति की अनुमति से, अर्थात क्या करना होगा? 1, 2, 3, 1, 3, 4 इस प्रकार का आपका विकल्प दिया हुआ है। तो राज्यों की सीमा में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक, एक इसको हम छोड़ सकते हैं। राज्यों की सीमा में जो विधेयक है इसलिए छोड़ सकते हैं, लेकिन चलिए उपयुक्त में से एक से अधिक ही उत्तर देना ज्यादा बेहतर है। भारतीय संसद की प्रभुसत्ता प्रतिबिंबित होती है, भारतीय संसद की जो संसद की प्रभुसत्ता है राष्ट्रपति की शक्ति से नहीं, विपक्षी दल के नेता से नहीं, न्यायिक समीक्षा से। संसद जो कानून बना देगा वो लागू नहीं होगा, संसद के कानून को न्यायिक समीक्षा की जाएगी।
चलिए, कौन है? नीतीश जी। जब हम हर एक प्रश्न का नजर आने पर मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर करेंगे, तो ये नए होगा। संसद की संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 मंत्री परिषद के सिफारिश पर नए होगा। अनुच्छेद 86 संसद को संदेश भेजना मंत्री परिषद के सिफारिश पर नहीं होगा। न्यायाधीश की नियुक्ति कोलेजियम के सिफारिश पर नहीं होगा। तो 2, 3, 4 ही सही है। 2, 3, 4 विकल्प में है ही नहीं। 2, 3, 4 विकल्प में है ही नहीं। राज्य का विधान परिषद अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। 69 क्या है? उपराष्ट्रपति का शपथ। उपराष्ट्रपति का शपथ। 169 राज्य विधान परिषद। 170 विधानसभा। बिना विधानसभा के सदस्य बने हुए कोई अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकते हैं। 6 वर्ष तो विधानसभा का कार्यकालो नहीं है। 1 वर्ष या 3 वर्ष था, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई सदस्य जो है यदि सदस्य नहीं है विधानसभा के तो अधिकतम 6 महीना तक, और 6 महीना कोई विकल्प में है नहीं। एक राज्य के विधान परिषद गठन के संदर्भ में अनुच्छेद 169 कहता है यदि विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे तब संसद किसी राज्य में विधान सभा परिषद गठन कर सकता है। एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या का अधिकतम 1/3 से अधिक नहीं होगा। न्यूनतम 40 और अधिकतम 1/3 सही है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40, दोनों सही है। 1 और 2 दोनों है, 9 तो 1 था, क्या करना होगा? उपयुक्त में से 1 से अधिक। नगर क्षेत्र की निर्धारित करने हेतु कौन सा जनगणना के अनुसार सही नहीं है? जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड बनाया जा सकता है जिसकी जनसंख्या 5000। अरे 5000 पर तो ग्राम पंचायतों बिहार में 7000 पर है, तो ये तो गलती हो ही गया। इसकी कम से कम 60% जनसंख्या और कृषि कार्य में लगी हो, सही नहीं है। चलिए बी नंबर पूर्णतः सही नहीं है। बी नंबर तो 5000 देता जनसंख्या, बिहार में कितना है जनसंख्या? बिहार का तो 40000 है, ये कम से कम 50000 जनसंख्या चाहिए। पंचायत समिति का सदस्य खंड विकास मनोनीत नहीं बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सही है। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत नहीं होते हैं, जनता इसको निर्वाचित करती है, जो ब्लॉक स्तर पर अपने में से एक को प्रमुख और एक को उप प्रमुख चुनता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ये ब्लॉक स्तर पर पंचायत बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसने उत्तर माना प्रशासनिक प्राधिकरण। कैसे होता है पता है मुझे भी नहीं है, लेकिन बीपीएससी ने यही दिया है। 139 का सी होना चाहिए। क्या है भाई? काहे सी होना चाहिए, देख लेते हैं। आपकी बात हम क्यों नहीं मानेंगे? जिसकी जनसंख्या 60% वहां पर है, वहां पर बिहार में है 75%, अलग अलग राज्य में 60% भी है। आपका झारखंड में 60% दिया है, राजस्थान में भी 60% है, बिहार में 75। लेकिन देखो जनसंख्या 5000, बोलो किस स्तर पर होगा? 5000 जनसंख्या, पंचायती राज में 5000 जनसंख्या होगा। नीतीश कुमार सुधार लिए। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 5000 लिखा हुआ है जी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए नीति रमान क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान है। हाईकोर्ट को न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया से हटाएंगे इस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, सही है। उच्च न्यायालय कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकार के समक्ष अभिवाचन नहीं कर सकता, गलत है। कहता है उस न्यायालय को छोड़कर जहां वह न्यायाधीश रह चुका है किसी अन्य न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में वह बहस कर सकता है, चर्चा कर सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको बदल लीजिए बाबू। चर्चा यदि उसमें दिया हुआ है तो उसको बदल लीजिए। एक उच्च न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण मतलब नीचे से ऊपर कर देना,
नीचे से ऊपर कर देना, उत्प्रेषण नीचे से ऊपर। हाँ हेलो, ठीक। एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष कार्यवाही को अभिलेख उन्हें हस्तांतरित करे। सही है। एक किसी मामले विशेष अग्रतर कार्यवाही रोक देती तो हो जाएगा प्रतिषेध। एक अधिकारी का वह पद विशेष पर बने रहने का अधिकार बताती हो जाएगा अधिकार परीक्षा। सुनो, खत्म हो रहा है 3-4 मिनट। हाँ, अब यह मुझे नहीं पता। भारत की केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ 1964 में। इसलिए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए। इसे वैधानिक दर्जा कब दिया गया? इसे वैधानिक दर्जा दिया गया 2003 में। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। संथानम समिति के सिफारिश पर प्रथम प्रशासन सुधार आयोग 1966 में लोकपाल का गठन करने का सुझाव दिया था। गोरेबाल समिति के सिफारिश पर एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। चलिए, गोलकनाथ विवाद 1967, केशवानंद 1973, 24वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976। सबसे पहले कौन हो जाएगा? गोलकनाथ 1 नंबर, उसके बाद 71 3 नंबर, उसके बाद 73 2 नंबर। आंसर ही आपका हो जाएगा। चारों का ईस्वी सन आपके साथ एक साथ दे दिया गया है। बिहार राज्य के चाणक्य राष्ट्रीय विधि कहाँ है? पटना में है। पटना मीठापुर में चाणक्य विधि विश्वविद्यालय है। इसके कुलपति जो होते हैं पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पदेन कुलपति होते हैं। ये विश्वविद्यालय जो है आपके राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, नेशनल विश्वविद्यालय के दर्जा में आता है। 2011 के बिहार में ग्रामीण साक्षरता 59.8%। बिहार के लिए हम साक्षरता की बात करें तो बिहार साक्षर के दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ा राज्य में रहा है। बिहार साक्षरता के दृष्टिकोण से सबसे पिछड़े हुए राज्य में बिहार का स्थान रहा है ना। बिहार की साक्षरता में सबसे पिछड़े हुए राज्य में बिहार रहा है। बिहार की साक्षरता है 61.80%। पुरुष की साक्षरता है 71.20%। महिला की साक्षरता है 51.50%। ग्रामीण साक्षरता है 29.8%। उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। अब कौन सा सही है? अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। चलिए, सही है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण अनुच्छेद 127 कहता है। ये 227 कहता है यह अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण करेगा। 235 कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय का नियंत्रण करेगा। तो बी और सी दोनों सही है, तो उपयुक्त बी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य को राज्यपाल नियुक्त करते हैं, जो नियुक्ति के बाद 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक। संघ लोक सेवा आयोग 65 वर्ष। और अंतिम, नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है। शिवहर जिला है, नगर निगम नहीं है। बिहार में 19 नगर निगम है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, बिहार शरीफ, आरा है ना। विद्यार्थीगण यहीं पर ये सेट समाप्त होता है। पूरे दोनों विषय को मैंने पूरा कर दिया। पढ़ाई कैसी लगी इस अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। धन्यवाद।